अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं हसन लियाकत। आज बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है और ये वाहिद क्रिकेटर हैं जिनका टेस्ट डेब्यू और ओडीआई डेब्यू 14 साल की उम्र में हुआ। और जब मैं 14 साल का नाम लूँगा तो आप बिल्कुल पहुँच जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं उनका तारुफ करूँ आपको बताते चलूँ 7 टेस्ट मैचेज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, फिर 16 ओडीआई मैचेज़ में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेकिन जो फैक्ट मैं अभी आपको बताऊँगा यहाँ पर शायद हमारी नज़र उस तरह नहीं जाती। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 232 मैच इन्होंने खेले और 13,949 रन बनाए 44 की एवरेज से। और इन्होंने 5 साल क्रिकेट छोड़ी रही। अगर 5 साल क्रिकेट ना छोड़ते तो फर्स्ट क्लास में इनकी एवरेज 50 से भी ज़्यादा होती और बहुत लंबे अरसे तक अगर इनका 96 में डेब्यू हुआ तो मुझे याद है कि इनका जो आखिरी मैच था वो 2018 में था। तो एक बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल में रहे। आपने इनको डिफरेंट लीग्स खेलते हुए देखा, T20 लीग्स खेलते हुए देखा, नेशनल कप खेलते हुए देखा, फैसल कप होता था उसमें भी ये किसी टीम की नुमाइंदगी करते होते थे। वन एंड ओनली हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बड़े लंबे चौड़े स्टैट्स बता दिए आपने आज मुझे तो पता था आपको भी, मगर नाज़रीन को भी बता दिया। जी एग्जैक्टली, सबको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी नज़र फर्स्ट क्लास की तरफ नहीं जाती। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट हसन भाई आपको पता है कि ये एक इतनी इंपॉर्टेंट क्रिकेट है कि इसी से तो क्रिकेटर का पता चलता है। बिल्कुल, इस दौर में जब हसनैन हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो फर्स्ट क्लास होती थी और मिसबाह उल हक और जितने भी हमारे परफॉर्मर हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही जो है प्रोड्यूस होकर आए हैं और परफॉर्मेंस देखे हैं। लंबी लंबी यूनुस खान को अगर देखें तो वो भी डोमेस्टिक खेलते रहे काफ़ी अरसे, और इमरान फरत, जितने भी नाम लूँगा बहुत सारे नाम हो जाएंगे। बड़ी लंबी फहरिस्त है प्लेयरों की हमारे कैरियर में। मगर एक चीज़ है कि डोमेस्टिक खेलने से ये होता है कि आपको आइडिया जाता है अपनी स्किल्स का, अपनी जो 83 ओवर्स की इनिंग्स होती है, और जब आप धूप में या जून जुलाई में या जैसा भी मौसम में आप ये पीक काट रहे होते हैं तो वहाँ पर उसका रिजल्ट मिलता है आपको। उसका रिजल्ट ये मिला कि जब हम टेस्ट टीम में जाते थे, श्रीलंकन सीरीज़ थी, हमने वहाँ पर जीती सीरीज़। शारजा में जो है हिमिट होता है वहाँ पर सीरीज़ हमने जीती, जहाँ पर पूरी टीम को फॉलो ऑन हो रहा था। तो वहाँ मैंने ईच इनिंग में 50 की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी स्पिनर। आपको पता है कि शेन वॉर्न बड़ी क्लास की बॉलिंग करते थे ज़माने में, और एक पेयर बना हुआ था हर टीम का। हर टीम में वर्ल्ड क्लास टीम जो होती थी उसमें 5 से 6 प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास होते थे, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हों। तो मैगिल जैसे बॉलर थे, मैगरा जैसे बॉलर्स थे, ब्रैडली नए आए थे उस टाइम। तो काफ़ी परफॉर्मेंस दी और डोमेस्टिक लेवल पे अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था हमारे दौर में, तो हमें चांस नहीं मिलता था। डोमेस्टिक में हम जाते थे वापस खेलने के लिए पाकिस्तान टीम में, तो तलवार लटकी हुई होती थी कि अगर एक तो परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो आपने दोबारा डोमेस्टिक में जाना है आगे। फिर ए टीमें मिलती थी, ए टीम में काफ़ी परफॉर्मेंस दी हमने और वहाँ मैंने काफ़ी रन्स की ए टीमों में भी। फिर निजी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं खेलता रहा काफ़ी अर्से, कैप्टनसी मैंने काफ़ी की। तो ओवरऑल अच्छी क्रिकेट रही, करियर अच्छा रहा। और पाकिस्तान की तरफ से ये बताएं कि आपको अंदाज़ा है कि आपके दोस्त मिसबाह उल हक बहुत लेटली उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। एक दफ़ा उनका आई थिंक 2002 में खेले थे, फिर 2007 में वापस आए थे, खेले थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड में। एग्जैक्टली, एक में खेले थे, फिर 7 में वर्ल्ड कप में वापस आए थे। आप इतने लकी कैसे हुए कि 14 साल की उम्र में यू आर वर्ल्ड यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने डेब्यू किया टेस्ट में भी और ओडीआई में भी? ओडीआई में आई थिंक 233 दिन हो गए थे आपको और 227 दिन आपके टेस्ट में हो गए थे। इसकी क्या वजह है? कोई परफॉर्मेंस थी पीछे है या क्या वजह थी? उसमें एक तो दुनिया का पहला वर्ल्ड कप हुआ 1995-96 में, लोम्बार्ड वर्ल्ड कप, और एक ही दफ़ा हुआ दुनिया में। 15 साल की उम्र के एज के बच्चों का वर्ल्ड कप हुआ। तो ऑलरेडी मैं रीजन खेल रहा था कराची की तरफ से, तो वहाँ मैंने 10 मैचेस में ऑलमोस्ट 9 मैचेस में 6 सेंचुरियाँ की हुई थी। अच्छा, 14 ईयर्स में ही डोमेस्टिक लेवल पे। तो वहाँ पर मेरा जो है वो नाम दिया गया अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए। फिर मैं जब लॉर्ड्स में गया तो लॉर्ड्स ऐसा ग्राउंड है कि वहाँ पर हर प्लेयर बंदे की ख्वाहिश होती है खेलने के लिए। वहाँ मैंने फिर लोम्बार्ड वर्ल्ड कप में जो है 2 50 की और लॉर्ड्स में 80 रन किए अगेंस्ट इंग्लैंड के, अगेंस्ट इंडिया के सॉरी। और लॉर्ड्स ग्राउंड में वहाँ से फिर मैं वापस पाकिस्तान आया तो मीडिया का इतना दौर नहीं था, स्टार स्पोर्ट्स पे मैच आ रहा था और लेजेंडरी ज़ैयब अब्बास जो थे वो सिलेक्टर भी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे पिक किया वहाँ से। फिर साइड मैच मेरा जब हुआ साहिवाल में, वहाँ नाम आया अगेंस्ट जिम्बाब्वे के। ग्रांड फ्लावर, एंडी फ्लावर ये टीम के हिस्सा थे उस टाइम पे। हीथ स्ट्रीक फास्ट बॉलर्स थे, तो मैंने वेरी फास्ट बॉल पे साइड मैच में अपने बाउंड्री शॉट खेला। और लेजेंडरी मुझे याद है कि अंपायर शकूर राना अंपायर थे, वो बड़े जिन्होंने माइक गेटिंग का डिसीजन भी कोई लिया था, उनसे अनबन भी हुई थी, मगर बड़े सीनियर अंपायर थे उस दौर में वो। तो उन्होंने क्लैप भी किया, थोड़ा सा मुझे बताया भी कि बहुत अच्छा खेल रहा हो और पूरा खेलना। कोई भी एक यंग प्लेयर आता था उसको मोटिवेशन चाहिए होती है। वहाँ मैंने फिर 67 रन की इनिंग के लिए साहिवाल में, फिर मुझे टेस्ट डेब्यू में चांस मिल गया। और वो लेजेंडरी 38 ईयर्स बाद जो ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, मुश्ताक मोहम्मद साहब थे उनका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ ये, उन्होंने फिर मुझे टेस्ट कैप दी और ये इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आपको जो बेसिकली ये एजाज़ मिला 14 साल की उम्र में मिला, इतने बड़े बड़े नामों के साथ आप को एजाज़ मिला, मतलब उस ज़माने में मियाँदार टीम में होते थे, वसीम अकरम होते थे, वकार यूनुस होते थे, कोई एकदम से स्टारी भी आ जाती है बंदा जब मोहल्ले शोल्ले में आता है, तो क्या होता है इस वक्त? वो 14 साल का एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल किसी के पास नहीं होगा। एक तो देखें जो फोन 14 साल का बंदा हो और वो सुपरस्टार हो,
हाँ बिल्कुल, जैसे आजकल के बच्चे हैं वो बाबर आजम को फॉलो करते हैं, रिजवान को फॉलो करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनको आज लेके आ रहे थे ग्राउंड्स में खिलाने के लिए कि ये बाबर आजम बन जाए, मगर उसमें ये है कि बाबर आजम भी एज ए बॉल पिकर रहे हैं, अगर याद होगा सबको। इनके वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की इनके लिए, तो हमारे लिए भी ये मेहनत होती थी कि हम वसीम अकरम भाई के साथ खेलें, जमाम भाई के साथ खेलें। जब स्कूल लेवल पर हमने खेला तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली, मगर जब मुझे एक कॉल आई जब पीसीबी से कि आपका नाम आ गया पाकिस्तान टीम में, तो वो मेरे लिए शौक था बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ नोवेयर। और बिल्कुल कहीं से भी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरा नाम आ जाएगा। मैं स्ट्रीट में कहीं खेल रहा था मोहल्ले में दोस्तों के साथ, तो 2 दफ़ा कॉल आई तो शायद मजाक समझे घर वाले के ये जो कॉल आई है कोई ऐसी फेक कॉल आई होगी। उस टाइम पीटीसीएल का दौर था, घर में मोबाइल्स का भी इतना फ़ोन का जो रुझान नहीं था, तो कॉल आई पीसीबी से, तो आपका नाम आया फैसलाबाद पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है। तो 2 दफ़ा फ़ोन रख दिया। दोबारा मेरे कज़न है मुमताज़ है, मैंने फ़ोन उठाया, फिर दोनों ने बताया कि आप बात करो, पीसीबी से बात करो और आपका नाम आ गया पाकिस्तान टीम को, आप फैसलाबाद में ज्वाइन करेंगे। तो जब मैं जिस दिन ज्वाइन करने के लिए गया, जब मैं ब्रेकफास्ट पे गया, तो वहाँ पर लेजेंडरी वसीम अकरम भाई और सईद अनवर और आमिर सुहेल भाई, इन लोगों को मैंने देखा और उन्होंने मुझे से अप्रिशिएट भी लिया और सलाम दुआ भी करी और मुझे बताया कि यार आपकी जो है परफॉर्मेंसेस बहुत देखते रहे हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप वो यंग प्लेयर जिन्होंने आपने रिकॉर्ड किए हुआ 4 सेंचुरियाँ कंटिन्यू की हैं और अंडर 15 वर्ल्ड कप में सुना बड़ा अच्छा खेला है, तो वहाँ से डेब्यू हुआ। मगर जब मैं नेट पे गया फैसलाबाद में, पहला नेट मैंने किया तो स्विंग के सुल्तान मुझे यॉर्कर कर रहे थे उस टाइम पे, तो मेरा डिफेंस बड़ा अच्छा था। अच्छा। तो उनकी यॉर्कर को मैं खेलना शुरू हो गया, तो वहाँ से कॉन्फिडेंट लेवल मेरा और अच्छा होता गया, क्योंकि मैं वकार यूनुस भाई को भी खेला मैंने नेट पे और आउटस्विंग बॉलें थी, और सकलैन भाई जो दूसरा बॉल करते थे उस टाइम पे, स्पिनर को भी अच्छा खेलता था मैं। तो वहाँ से इंस्पिरेशन बढ़ी और फिर मुश्ताक अहमद सारे लोग थे, उन्होंने आके बड़ी मोटिवेशन दी। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू अपने अंडर 19 वर्ल्ड कप और जो भी मेरी स्लॉट में जो चीज़ें जो इर्द गिर्द आती थी, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल, तो वहाँ मैं सेंचुरियों से कम बात नहीं करता था। अंडर 19 में आई थिंक 4 दफ़ा आप कप्तान रहे। जी 4 दफ़ा अंडर 19 में कप्तान रहा, सेमीफाइनल हारे श्रीलंका में हम लोग, MT अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हमने। इमरान ताहिर हमारे साथ खेले, पाकिस्तान से बिलोंग करते थे वो, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था, तो फिर साउथ अफ्रीका चले गए और एक तरफ से वो आउट करते थे, एक तरफ से मैं रन्स करता था यहाँ पर। उसके बाद इमरान नज़ीर भी था और काफ़ी प्लेयर्स थे। शुएब मलिक जो है वो अंडर 19 में MT का हिस्सा बने हमारे साथ। अंडर 50 में शुएब मलिक और मैं साथ खेलते रहे। तौफीक उमर मेरे बैच के रहे, तो बड़ा अच्छा करियर रहा उस टाइम पे और बड़े क्लासिकल प्लेयर होते थे उस टाइम पे, यानी कि सोच भी नहीं सकता कि इंसान जो है आप इतने बड़े प्लेयर्स में आके एकदम से स्लॉट में जाके आप वहाँ पर उनका हिस्सा बन जाए। असल में ये तो अच्छी बातें होगी ना। अब मेरे जैसे उस वक्त तो हम आपके फ़ैन हुआ करते थे और ये देखा करते थे कि कब वो जो यंगेस्ट क्रिकेटर है, और बड़ा नाम होता था ना कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है, यंगेस्ट क्रिकेटर हैं हमारे पास, तो कब वो वापस आएंगे। एक दफ़ा आपको डेब्यू करवा दिया गया और फिर पाकिस्तान में ये क्यों होता है? ये आपके साथ नहीं बहुत सारों के साथ हुआ, नज़रअंदाज क्यों हो जाता है? बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि उबैद शाह अंडर 19 के हमारे साथ खेले हैं अगेंस्ट, और वॉटसन देखें, शेन वॉटसन वो भी हमारे बैच के थे। होम और अवे सीरीज में खेलते थे पाकिस्तान में, जब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आती थी वो परफॉर्मेंस की उन्होंने भी हमारे साथ के बैच के थे। फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ भी ब्रेट हॉज यानी कि मेरे साथ के थे वो, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, मगर वहाँ का स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है। Exactly. इंग्लैंड का डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट है, साउथ अफ्रीका। हमारे यहाँ यही है कि अपने आप अपनी मदद आप ही आपने टैलेंट पे खेलना है आपने, और लाइकिंग डिसलाइकिंग एज चलती भी आ रही होती है। आजकल भी मैं बच्चों को देखता हूँ कि कहीं अंडर 19 में उनका नाम नहीं आता तो वो बैग उठा के रख देते हैं, उसके बाद कहते हैं यार हमने नहीं खेलना। और पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता कि इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, और इंसान जब इमोशनल हो जाता है तो उसके बाद वो कहता है यार छोड़ो बैग उठा के, मैंने नहीं खेलनी, मेरे साथ का लड़का खेल गया है और ये कैसे खेल गया है, मेरे में उसमें क्या फ़र्क था। प्लेयर सारे 19-20 होते हैं, मगर ये कि एक स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना दीगर मुल्कों में जो है स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ पर एक ग्रास रूट लेवल स्ट्रॉन्ग है, क्लब लेवल स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से प्लेयर परफॉर्मेंस देता है, परफॉर्मेंस देता हुआ आता है, फिर उसको आप नज़र में रखते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ ये क्यों होता है कि प्लेयर आता है और जिनकी तरह गायब हो जाता है? मैंने वही बताया ना कि इसलिए गायब हो जाता है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा नहीं होता, ग्रास रूट लेवल हमारी सही नहीं है। जिस तरह डिपार्टमेंट बंद हुए, लास्ट कोविड का टाइम आया, पीरियड आया, उसमें देखें प्लेयर सारे बिखर गए, और जहाँ पर 500 लड़के 550 लड़के डोमेस्टिक में खेलते थे हर डिपार्टमेंट से, वहाँ पर ऑलमोस्ट देखें 200 लड़के खेल रहे होते थे, तो कुछ लड़के बर्दाश्ता हो गए। वैसे होना इस तरह नहीं चाहिए कि आपने अगर एक को चांस दिया है किसी भी प्लेयर को, इट्स नॉट अबाउट हसन रजा या मिसबाह उल हक या व्हाट्सएवर, जो भी प्लेयर है उसको अगर चांस दिया तो उसको फिर प्रॉपर चांस दिया जाए, ताकि एक दफ़ा ना वो बाद में किसी इंटरव्यू में ये ना कह सके यार कि मेरे साथ ज्यादती हुई। देखिए यही है ना कि चांस का मतलब यही होता है कि आप 2-4 इनिंग्स दे दें, और बड़े मैचेस में जब आप खेलते हैं वहाँ पर जाके तो आप एकदम किसी बड़े बॉलर के सामने अगर आप खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे दौर में फजल अकबर फास्टेस्ट बॉलर होते थे अपने ज़माने में, जब उन्होंने आउट की तो 71-80 जो है वो डोमेस्टिक सीजन में आउट करते थे, और जाके साउथ अफ्रीका में गैरी क्रिस्टन जैसे इनफॉर्म बैट्समैन थे, उनके सामने उन्होंने बॉलिंग की है। फिर सचिन तेंदुलकर फॉर्म में थे, इंडिया अगेंस्ट वो खेले, उसके बाद लोगों ने बोला यार बेकार बॉलर है ये, तो ये लक की बात भी होती है, मगर क्या है कि 1-2 टेस्ट मैचेस में आपको इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता। जिस तरह T20 में आप प्लेयरों को खिला रहे हैं,
और उसमें टेस्टिंग करते हैं। तो आप देखें कितने प्लेयर्स जो हैं वो ड्रॉप होकर वापस बाहर हो गए हैं टीम से। सर आप देख लें मूसा खान को कहाँ पे जाके हमने डेब्यू करवाया, तीनों कैप्स दी, जाया हो गए ना। जाया हो गए। आप हैं, मूसा खान हैं, हर शख्स इस अम्माद आजम का नाम लूंगा मैं। अम्माद आजम को एक टाइम आप कहते थे कि अब्दुल रज़ाक हैं, दूसरा अजहर में उसके बाद अब्दुल रज़ाक आए, तो कहाँ गए वो प्लेयर्स। और प्लेयर्स जो हैं वो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लूप नहीं लेता और जब वो पाकिस्तान के नाम के लिए जब खेलने की कोशिश करते हैं या परफॉर्मेंस देते हैं तो वहाँ पर उनको जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं और उनको अपनी बेस का पता नहीं लगता कि मेरी बेस कहाँ पर बन रही है, कहाँ नहीं बन रही। तो बहुत सारे ओवरसीज़ में लोग जो हैं प्लेयर्स को छोड़ के जा चुके हैं। तो हमें स्ट्रक्चर को, ग्रास रूट लेवल को, क्लब क्रिकेट को, अब डिवीजन आ रही है, रीजन आ रही हैं, अभी तो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज होता रहेगा और प्लेयर को जो कोचेज़ होते हैं पीसीबी के वो लूप में रखेंगे, उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका अच्छा करेंगे, उनको देंगे, तो ज़्यादा पता परफॉर्म भी करेंगे और वो पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे। इतने लंबे अरसे तक आप क्रिकेट खेलते रहे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 1996 से लेके 2018 वापडा की तरफ से, आई थिंक वापडा अभी बैंक की तरफ से वापडा के खिलाफ आपने आखिरी मैच खेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और इतने लंबे अरसे तक खेला, 7 ओडीआईज मिले, 7 टेस्ट थे आई थिंक और 16 ओडीआईज थे। तो मुतमईन है, खुश हैं या कुछ ज्यादा मिलने चाहिए थे, डिजर्व ज्यादा करते थे? मुतमईन तो बाबर आजम भी अभी तक नहीं है, देखें ना कितने रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है वो। T20 में खेल रहा है और 50 ओवर्स में खेल रहा है, टेस्ट मैच में खेल रहा है और फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया स्ट्राइक रेट कम हो गया है। तो प्लेयर को खुद पता होता है उसकी कि मेरे स्पेसिफिक जगह क्या है और मैंने कहाँ किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। तो हमारे दौर में भी ये था कि मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, मुझे मेरे दोस्त ही, यानी कि अगर मैं यूनुस खान भाई की बात करूँ या और मेरे सीनियर्स प्लेयर्स हैं, वो कम से कम कहते हैं यार 60 से 70 टेस्ट आपको खेलने चाहिए थे पाकिस्तान के लिए। तो क्यों खेलने चाहिए थे मीन्स के डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे, डिपेंड करता है कि आपकी स्लॉट कहाँ पर खाली है। तो हमें जो है एज ए नेचुरल टैलेंट था हमारा और हम अपने नेचुरल टैलेंट पे हैं, जैसे ग्रास रूट लेवल हमारा होता है, स्ट्रीट क्रिकेटर हम होते हैं, उसी तरह खेल के आए। हमें थोड़ी सपोर्ट नहीं मिली, अगर ज़्यादा सपोर्ट मिलती और कोचेज़ की या पीसीबी की मिलती तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमारे 14,000 रन डोमेस्टिक में वो पाकिस्तान के लिए उतरना चाहिए। अच्छा हसन भाई, अक्सर होता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता जितनी ज़्यादा क्रिकेट आपने खेली है। मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि जो हसन रज़ा थे ना वो रॉ टैलेंट में बहुत अच्छे थे। बाज़ औक़ात ये हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि जब बंदा कोचिंग में जाता है ना, कोच उसको कुछ और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने अहमद शहजाद को ख़राब किया कि जी T20 का स्टफ था, उसको टेस्ट खिलाया। इस तरह आप इमरान नज़ीर को देख ले, अभी थोड़ी देर पहले आप उनकी बात कर रहे थे, हमने किस तरह खराब किए। बिल्कुल ये ऐसा होता है कि कोच आपको डिफरेंट डगर पे लगा देते हैं। देखें अभी भी बाबर आजम को अगर आप देखें तो 2 इनिंग अगर फेल हो जाती हैं तो कोचेस डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से अपनी चीज़ों से बताना शुरू कर देते हैं प्लेयर को। मगर वो किसी ने अपना जो है बैकलिफ्ट अच्छा कर दिया बाबर आजम ने, थोड़ा सा वो बैंड वो खेलना शुरू हो गए। और आजकल तो ऑनलाइन कोचेस भी शुरू हो गई हैं, अब तो ये हमारे दौर में तो होती नहीं थी। हमने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी हुई हैं। ये कोई अजीब सा चक्कर मिकी आतरडे कोच है, वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, अगले कोच को डिलीवर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ जो है आउटडोर क्रिकेट का होता है। और मुझे याद है कि जेफरी बाइकर्ट जब आए थे तो मिसबा जब खेल रहे थे पहली दफ़ा आके, तो जेफरी बाइकर्ट कहते हैं कि यार जिस तरह से ये डिफेंस करते हैं ना, ऐसा लगता है कि कोई बहुत पुराना प्लेयर खेल रहा है, डिफेंस करके बॉल को रोक रहा है। मगर मिसबा की बेस बड़ी अच्छी थी, डिफेंसिव खेलते थे वो। उसके बाद डोमेस्टिक खेलते खेलते अपने आप को इम्प्रूव किया। इम्प्रोवाइजेशन वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी क्रिकेट में। तो यही चीज़ है कि कोचेज बताते रहते हैं मगर आपको अप्लाई खुद करना पड़ता है। और जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, T20 फॉर्मेट डिफरेंट है, उसके हिसाब से डिफरेंट खेलना है। और उसके बाद 50 ओवर्स गेम है, उसमें डिफरेंट खेलना है आपने। फिर इंग्लिश पिचेस पे जाके स्ट्रगल करते हैं हमारे यहाँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे फ़खर जमान की मिसाल है कि वो स्लैश बहुत ज़्यादा खेलते हैं बाहर की बॉल को और पुल शॉट ज़्यादा खेलते हैं। मगर कुछ ऐसे बॉलर्स हो गए, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो गई है कि प्लेयर के स्टैट्स निकालते हैं और उनको बाउंसर पर अटैम्प्ट करते हैं। तो ब्लॉक होल जो होता है वहाँ पर बॉल करते हैं। और जब टीवी पे हम देखते हैं मैचेस तो वहाँ पर ब्लॉक होल में जो प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान या और दीगर प्लेयर्स, वो वहीं पर ही वो आउट होते हैं क्योंकि उनको ट्रैप किया जाता है वहाँ पर। तो क्रिकेट में ये चीज़ें कि स्किल्स डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ होती जा रही है। कोच नो डाउट सिखाता है, कोच सिर्फ वर्क करता है अपनी बेसिक पे आपकी। अगर आपकी गलतियां हो गई हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, उनको ठीक करने के लिए। अदरवाइज जो है प्लेयर को खुद खेलना पड़ता है और उस पर तलवार लटकी हुई होती है, उसको पता होता है कि अब मैंने कहाँ स्कोर नहीं किया तो मैं कहाँ बाहर हो जाऊंगा और कहाँ मैंने करना है, फिर मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, फिर आगे मजीद लंबा खेलता रहूँगा। अच्छा, आप टेस्ट क्रिकेटर्स में कुछ खराबी है, आप कुछ ठीक काम नहीं करते, हसन रज़ा हो गए, राशिद लतीफ़ हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, कि हम मिकी ऑथर को और वो जो न्यूजीलैंड के हमारे कोच हैं उनको लेके आए, वो क्या सिलेक्शन करेंगे? हसन भाई आपने बात की तो निकल आई, चले बाद में आपकी तरफ वापस आते हैं। सिलेक्शन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो ये होता है पाकिस्तान में कि वी आर बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान और हमारी मादरी ज़बान जो है वो उर्दू है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर दुनिया में वर्ल्ड कप में आप देखें फुटबॉल में, लोग अपनी अपनी स्पीच में अपनी अपनी लैंग्वेज में वहाँ कोचेज रखे हुए हैं उन्होंने, और फिर वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पहले, उसके बाद ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताता है या आपकी दूसरी लैंग्वेज होती है उसमें बताता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा यही है कि हमारा जो है स्ट्रक्चर ऐसा है यहाँ पर पाकिस्तान में भी कि कोई यंग प्लेयर भी आता है तो वो उसका ग्रास रूट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है हमारे लोगों को, तो इंग्लिश जो है मुश्किल हो जाती है।
तो जेफरी पार्कर जब आया तो वो इंग्लिश में समझाना शुरू हो गया प्लेयर्स को। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने समझ ली, कुछ प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने नहीं समझी। जिन्होंने नहीं समझी वो अपनी क्रिकेट खेल रहे थे फ्लो में। तो गोरे की जो एक साइंस होती है वो अलग है, क्योंकि उनका ग्रास रूट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से होता है, चीज़ों से होता है कि आपने वी में खेलना है, डिफेंसिव खेलना है। हमारे यहाँ जो है वो एक तो दिलेरी से खेलते हैं। फ़खर जमान को आप जितने भी कोचिंग में बेसिक चीज़ें बताएंगे ना, क्योंकि हमारे साथ भी खेला हुआ है, हम खेलते रहे, तो दिलेरी है इसमें। और फिर जब दिलेरी जिस प्लेयर में होती है, रिजवान को अगर आप देखें तो दिलेरी से खेलते हैं फ्रंट फुट पर जाके। अगर आप उनको सीधा बताना शुरू कर देंगे वी में खेलें, लॉन्ग ऑन पे खेलें, जैसे इयन बेल टाइप के प्लेयर्स हो गए, एल्बो निकाल के खेल रहे होते थे, तो वो फिर प्लेयर जो है शेल से अपने बाहर आ जाता है, वो फिर ब्लॉक हो जाता है। तो जहाँ स्पेसिफिक चीज़ें प्लेयर की होती हैं, पाकिस्तान की टेक्निक डिफरेंट है, इंडिया की अगर उठा के देख लें वो डिफरेंट होती है। श्रीलंकन प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट खेल रहे होते हैं, संगाकारा जैसे बैट्समैन थे, महिला जब थे। तो हर एक स्पेसिफिक चीज़ की डिफरेंट प्लेयर्स काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, जिनको कोच जो है वो अंडरस्टैंड करे और डिलीवर करें प्लेयर। ठीक हो गया। हसन रजा से इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का सिलसिला जारी है और हम वापस आएंगे तो हसन रजा से 2-3 सवाल और करेंगे। इनका कंपेटिटर कौन था, कौन कौन से कप्तान से खेले, और फिर हसन रजा से पूछेंगे एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, और पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा एसिड्स हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, उनके हवाले से हसन रजा क्या सोचते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक पाकिस्तान। और हसन रजा के साथ इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का सिलसिला जारी है और हसन भाई से आप पूछेंगे, हसन भाई आपकी स्लॉट जो थी उस ज़माने में, उसमें आपका कॉम्पिटिटर कौन था एग्जैक्टली जिसके साथ आपका मैचअप था कि ये अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो हसन रजा की जगह बन जाएगी? बहुत सारे थे, बहुत सारे बड़े प्लेयर थे उस टाइम पे। मैं शाहिद अफरीदी का मिसाल दूँ, शाहिद अफरीदी थे, मिसबाह आया गया फिर बीच में, तौफीक उमर, इमरान नज़ीर, और इतने सारे नाम हैं कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा। फैसल इकबाल भी फर्स्ट क्लास खेलता रहा साथ में काफ़ी अरसे। वो 3-4 में कंपटीशन चलता ही था। कंपटीशन चलता था क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इंजी भाई वगैरह खेल होते थे उस टाइम पे। वो तो पक्की सीटें थी ना, इंजी की, यूनुस की, यूसुफ की। हाँ, यूनुस भाई आ गया। यूनुस भाई भी डोमेस्टिक में पहले सीजन में आए। उन्होंने जब पहले सीजन में डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी की, उसके बाद साइड मैच हमारे साथ ही खेला अगेंस्ट श्रीलंका के कराची यूबीएल में। वहाँ उन्होंने 70 रन की इनिंग खेली। और मगर ये कि कंपटीशन ज़्यादा था। फर्स्ट क्लास में जो परफॉर्म करता था फिर वो साइड मैचेस मिलता था उसको, और वहाँ पर वो साइड मैचेस में परफॉर्म करेगा तो उसको इंटरनेशनल वनडे मैच हो या टेस्ट मैच वहाँ मिल जाता था। तो कंपटीशन चलता रहता था और सीजन में हम देखते रहते थे कि कौन कितने ज़्यादा रन्स कर रहा है। 1500 रन कर रहा है मिसाल के तौर पर 8 मैचों में, 9 मैचों में फर्स्ट क्लास के। 2 डबल सेंचुरियाँ, 1 डबल सेंचुरियाँ लाजमी होती नहीं किसी न किसी प्लेयर की। तो कंपटीशन होते होते फिर ये था कि परफॉर्मेंस देनी है और पाकिस्तान के लिए खेलना है। उसमें ये ना धूप देखी, ना सर्दी, ना गर्मी, बस वो स्टैट्स आते थे पूरे। और कादम ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी का जो शेड्यूल आता था उस पर फोकस करते थे कि ये सीज़न आएगा, हमने 6 महीने में, 4 महीने में सीज़न में टॉप परफॉर्मेंस देनी है। तो फिर मिसबा भी मेरे साथ खेलता रहा। फिर 8 टूर्स पे हम लोग की पार्टनरशिप काफ़ी लगी। तो डोमेस्टिक में भी काफ़ी हम लोग संगाकारा हमारे अगेंस्ट खेले श्रीलंका में, ये टीम में। और वहाँ पर संगाकारा, महिला जवरना जैसे प्लेयर्स खेल होते थे उधर। मिसबा और हम लोग हो गए। फिर चिकमबुरा जिम्बाब्वे के प्लेयर है, जैसे आज शाहीन की टीम गई हुई वहाँ पर, वो हरारे में खेला है। तो वहाँ हरारे में हमने 2 दफ़ा जो है सीरीज़ जीती अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ये टीम की और जिम्बाब्वे की नेशनल टीम में। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम लोगों ने डोमेस्टिक ज़्यादा खेली हुई थी। और हसन भाई कौन कौन से कैप्टन के अंडर आपने खेला और क्या समझते हैं कि वो कौन सा पाकिस्तान का कैप्टन था जिसने हसन रजा को सही मतलब जाना और वो आपके पोटेंशियल से मुतरिफ था? देखिए, कैप्टन तो जो भी आता है कोशिश करते हैं कि कोई पॉइंट का फिल्टर अच्छा होता है उसको पॉइंट पे खड़ा कर देना, कॉन्फिडेंस देना। स्लिप का फिल्टर था मैं अच्छा, स्लिप पे खड़ा कर देना। मगर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी वो चीज़ होती है कि जब आप एज अ कैप्टन जो है प्लेयर को अपने किस तरह से रोटेशन में खिला रहे हैं, मुश्किल पीरियड में खिला रहे हैं या उसको किस तरह से गाइड करें। तो कैप्टन तो अपने हिसाब से टेस्ट मैच जीतने के लिए, वनडे मैच जीतने के लिए अपना टीम का कॉम्बिनेशन बनाता है। मगर मेन जो किरदार होता है वो टीम में कोच का होता है। और कोच जो है वो ऐसा होता है कि वो उसको डिलीवर करना पड़ता है। कैप्टन के साथ मुशावरत करनी पड़ती है कि मैंने प्लेयर को किस तरह खिलाना है, क्योंकि कोच पे जो है, कोच पे तलवार भी लटकी हुई होती है। कैप्टन से ज़्यादा कोच का ज़्यादा कमांड भी होता है मेरे ख्याल में, कि वो प्लेयर को जज कर लेता है जल्दी। और प्लेयर जब कैप्टन होता है, वो कैप्टन खेल रहा होता है, उसको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की भी रहती है और कैप्टनसी की भी रहती है, डबल प्रेशर रहता है। तो बाबर उमर जो है, बाबर उमर बड़े ज़बरदस्त कोच थे। उन्होंने मुझे काफ़ी टूर भी साथ मेरे किए। उसके बाद वो बड़ा गाइड करते थे मुझे कि ये टीम में जो आप खेल रहे हो तो यहाँ परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद बल्कि मेरी वजह से वो 2 या 3 दफ़ा जो है वो टूर पर भी साथ गए कि अगली स्लॉट में आपने कैप्टन भी बनना है फ्यूचर में भी। और मैं प्लेयर ऐसे स्कॉट्स के निकाल रहा हूँ कि कल को इमाम भाई रिटायर होते हैं या मोहम्मद यूसुफ होते हैं, एक यूनुस खान होते हैं, तो मुझे मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन ऐसे चाहिए कि मैं पाकिस्तान के लिए वो प्लेयर दूँ, प्रोड्यूस करूँ। और फिर साइड मैच हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो है 2004-05 में वो बागे जिना पे हमने जो है वो हराया
माइकल वॉन कैप्टन थे, मैं कैप्टन था वहाँ पर। शाहिद यूसुफ एक बड़े अच्छे प्लेयर थे, शाहिद यूसुफ वो भी जाया वो भी ज़ाया हुए, और इतने सारे नाम है मेरे जहन में, उन्होंने जितवाया भी था। मंसूर अहमद, और कोई ऐसा क्रिकेटर है एक ऐसा क्रिकेटर के जो ये चाह रहा होता कि हसन तुमने तो टीम में होना ही होना है, मतलब जो भी सुपरस्टार्स हैं हमारे? देखिए इंजमाम भाई थे, उन्होंने फिर सपोर्ट किया था मुझे काफ़ी। इंजमाम भाई थे, हम लोग 17 साल बाद जो टेस्ट मैच सीरीज अभी आ रहे हैं वो हमारे टेनर में जीते हैं। वो मुल्तान में जो टेस्ट मैच था, आपको याद होगा जब शुएब अख्तर भाई ने यॉर्कर्स की थी और आउट किया था। शब्बीर अहमद फास्ट बॉलर थे उसमें, शुएब अख्तर और मोहम्मद समी अटैकिंग बॉलर थे, तो हमने इनिंग्स से उनको आउट किया। मार्कस ट्रिस्कॉथिक भी उनके ओपनिंग बैट्समैन थे, इसलिए में मैंने 3 कैचेस भी पकड़े थे वहाँ। तो एक टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना था। इंजमाम भाई की कप्तानी में जो है प्लेयर परफॉर्म भी कर रहे थे और एज ए खुद एक बहुत बड़े प्लेयर भी बहुत करते थे, वो धीमे मिजाज के कैप्टन थे, वो जो जारी मिजाज कैप्टन नहीं। हाँ, रिलैक्स होकर कैप्टनसी करते थे, ज्यादा शाउट ही नहीं करते थे। मगर ये कि वसीम अकरम भाई हो गए और वो तो बड़े आमिर सुहेल भाई कैप्टन हो गए। आपने कैप्टन्स का मेरे सवाल किया कितने सारे कैप्टन में खेले, तो मैं तकरीबन कोई 7 या 8 कैप्टन में खेला हूँ। अच्छा। शारजा की सीरीज हुई थी एक दफ़ा याद है मुझे, फिर 99 की सीरीज साउथ अफ्रीका में हुई, 3 टेस्ट मैचेस कंसेक्यूटिव हम लोग हारे। तो उसमें एज ए सब्स्टिट्यूट उस टाइम पे अलाउ भी था, तो मैं एज ए फील्डर जा रहा होता था। मिसबा भी मेरे साथ थे, तो मिसबा भी कहते थे कि यार हमारी बारी कब आएगी। टेस्ट मैच में कभी बारी नहीं आती थी, तो मैंने कहा अच्छा हो गया साउथ अफ्रीका टूर यहाँ बारी नहीं आ रही है। तो मिसबा उसके बाद जो है डोमेस्टिक खेलते रहे, फिर माशाल्लाह से बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको कीपर की जगह कीपर चाहिए या बैट्समैन की जगह बैट्समैन चाहिए, तो ये लक की भी बात होती है। दोस्ती किस किस के साथ थी? दोस्ती सबके साथ ही होती थी उस टाइम। शाहिद नज़ीर फास्ट बॉलर थे बड़े अच्छे, उनके वो भी साथ थे, और अरशद खान भाई हैं आजकल वो भी कोच हैं। सारे दोस्त यार थे हम लोग, यंग स्लॉट थी सारी। शाहिद अफरीदी थे, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती रही, साथ भी खेलते रहे ज़िंदगी भर। और बाकी शाहिद अफरीदी का भी कोई वाकया आप सुनाते होते हैं कि वो शाहिद पठान के नाम से मशहूर थे। हाँ, शाहिद पठान के नाम क्या होता था कि तू बैटिंग कर और मैं खाना खा के आया, इस तरह की कोई स्टोरी भी थी? वो ऐसी स्टोरी है कि शाहिद पठान जो है वो खुद ही स्ट्रोकर प्लेयर थे, शुरू से खेलते थे शॉट्स वगैरह। मुझे टेस्ट बैटिंग करने का शौक था, तो प्रैक्टिस में जब हम जाते थे तो बॉलिंग बैटिंग तो करते थे, वो बॉलिंग करके उसके बाद बैटिंग की भी कोशिश करते प्रैक्टिस करने की, उसके बाद थोड़ी बैटिंग करके फिर कहते थे तुम बैटिंग करो। अच्छा। तो मैं कहता था थैंक यू वेरी मच, अच्छा है कि मैं बैटिंग करूँ, क्योंकि मुझे बैटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, टेस्ट बैटिंग खेलने का और करने का। फिर हम बॉलर्स बुला लेते थे और कहीं से फास्ट बॉलर बुला के कैंप लगाते थे, उसमें बॉलिंग करना, प्रैक्टिस करना। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि जब मैचेस होते थे तो शायद मुझे थोड़ा सा कहते भी थे कि यार थोड़ा तेज़ खेला करो, बहुत ज़्यादा ही स्लो खेलते हो तुम। तो मैंने बोला तुम्हारे मिजाज जैसा मैं नहीं खेल सकता, जिस तरह तुम खेल रहे होते हो और आप जिस तरह खेलें हैं, तो एक दिलेरी से खेलें क्रिकेट पूरी ज़िंदगी में। हम लोग ज़रा डिफेंसिव खेलते रहे टेस्ट मैच में, थोड़ा नया बॉल सर्वाइव कर लें, फिर पुराना बॉल हो जाएगा, फिर स्पिनर्स आएंगे, फिर मारना है, जिसमें हमने डबल सेंचुरियाँ भी की। और मुझे याद है कि शाहिद अफरीदी और हम लोग जब कराची में हमारा मैच हो रहा था भावलपुर के अगेंस्ट, तो मैंने डबल सेंचुरी की थी। किसी ने मेरे से पूछा कि डबल सेंचुरी का क्या राज है आपका, कि 247 रन आपने की नॉट आउट और इनिंग हमने डिक्लेयर कर दी थी। तो मेरा राज ये था कि लंच से पहले शाहिद अफरीदी गए थे ओपनर, और उन्होंने अपने जो है 70 रन कर दिए सेशन से पहले ही, लंच से पहले ही। अच्छा। और 4 डे मैच था फर्स्ट क्लास का, और फिल्टर पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, थर्ड मैन पे सारे बिखरे हुए थे फिल्टर्स। लगी नहीं रहा था कि जैसे T20 मैच हो रहा है। तो वहां पर जब बॉलर थक गया उसके बाद मैंने अपनी इनिंग शुरू करी और डबल सेंचुरी मेरी 1.5 दिन में हो गई। तो इसी वजह से वो खेलते थे अफरीदी जाके, तो वो डोमेस्टिक भी जैसे खेल रहे हैं और वनडे जैसे खेलते हैं वैसे खेलते थे जाके, और टेस्ट मैच में भी वैसे खेलते थे। अच्छा, शाहिद पठान को भी आपने देखा, फिर शाहिद अफरीदी को भी देखा, अब वो एक मेगा सुपरस्टार है। अगर पाकिस्तान में 4-5 क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स का नाम लिया जाए तो उनमें एक शाहिद अफरीदी भी है, तो कुछ चेंज हुए या उसी तरह है? नहीं, दोस्तों से चेंज है, खिलाड़ियों से सबसे चेंज तो मीन्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो जाते होंगे, नए लोगों के लिए चेंज लगते हैं। मगर खिलाड़ी जो होता है वो जिनके साथ वक्त गुजारा हुआ, टाइम गुजारा, वो सबको याद रखता है, जानता भी है। और फैन फॉलोइंग जो रहती है प्लेयरों की हमारी पूरी दुनिया में रहती है, तो वो सबसे मिजाज में मिलते हैं। अच्छा। मेरी इससे मुलाकात भी हुई, काफ़ी बीच में होती रहती है बात भी, और ख़ुद लेजेंडरी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया उन्होंने। बड़े एग्रेसिव जो एग्रेशन क्रिकेट का होता है उन्होंने वो क्रिकेट खेली है उस टाइम पे, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए शुरू में खेली, उससे पहले भी 90 में जब खेलते थे हमारे साथ, तो एग्रेशन से ही खेलते थे वो। तो यही मोटिवेशन थी, और मोटिवेट भी करते रहते हैं प्लेयर्स को, काफ़ी करते हैं मोटिवेट। अच्छा, अब क्योंकि आखिरी सवाल करूंगा, इसके बाद और भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं, एशिया कप के हवाले से आपसे पूछना है, वर्ल्ड कप के हवाले से पूछना है। ये बताएं कि आपने बहुत लंबे अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और यंगस्टर जो अभी आपको देख रहे होंगे उनको क्या समझते हैं कि कोई नेशनल टीम में जाने का कोई अलग प्रेशर होता है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जब वो फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं तो वो 50 की एवरेज से खेल रहे होते हैं, 60 की एवरेज से खेल रहे होते हैं, नेशनल में आके एकदम से वही प्रेशर चौंक जाते हैं। देखें, प्रेशर होता है। अब जब फ्री फोल्ड, अब जब जैसे PSL हो रही है हमारी और जैसे डोमेस्टिक होती है हमारी, वहाँ डिफरेंट प्लेयर खेल रहा होता है। मगर जब वो यहाँ से थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, अपने शहर से बाहर निकलता है, वहाँ पर क्लास बॉलिंग आ जाती है, थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग आती है, पिचेस का फर्क हो जाता है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम होती है उसको। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ हैदर अली की या आसिफ अली जैसे प्लेयर्स हैं, कुछ स्ट्रोक को, कुछ सिलेक्शन, शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन होती है, उनको इम्प्रूव करना पड़ता है आपको। अगर आप इम्प्रूव करेंगे
तो फिर लंबी क्रिकेट खेलेंगे। अगर जब इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके पाकिस्तान की तरफ से कोई मैच खेल रहे होंगे और कुछ स्लो ऑन बॉल पे आप विकेट छोड़ के आउट हो जाते हैं या एक ही शॉट पे 2-3 दफ़ा आउट होंगे तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी तेज़ हो चुकी है कि हम प्लेयर्स से ज़्यादा जो है ना ऑडियंस को पता होता है कि यार ये कहाँ पर आउट हो रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि यंगस्टर्स जो भी आते हैं वो एक ही फ्लो में T20 जैसे खेलते हैं, उसी फ्लो में खेल रहे होते हैं। तो क्रिकेट में यही होता है कि क्रिकेट में आपको स्ट्रोक्स ग्राउंड के चारों तरफ खेलने पड़ते हैं और क्वालिटी बैट्समैन जो है वो बाबर आजम में जो नजर आ रही है अब तक, जिस दुनिया जो तारीफ कर रही है उनकी इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक कमांडिंग पोजीशन में खेल रहे होते हैं कि हमेशा फ्रंट फुट पे आप अपने आप को जाके खेलें। और बॉल को बहुत लेट खेलते हैं बॉल को, उसको आने देते हैं अपने बहुत। तो यही क्वालिटी ऑफ बैटिंग होती है और दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमने देखे। जब स्टीव वॉ को मैं खेलते हुए देखता होता था उस टाइम पे, जस्टिन लैंगर टेस्ट बैट्समैन थे, उनको देखते थे हम। तो शोएब भाई जो है वो बम्सरे मारते थे, सीनों पे बम्सरे भी मारी है, लेफ्ट भी किए हैं, शोल्डर पे भी लगी, मगर उन्होंने बैट नहीं निकाला बैट्समैन ने, वो रिफ्लेक्सिस से बॉल को दूर से अपने बॉडी से दूर करते थे। तो मेन चीज़ ये होती है कि बैट को जब आप हैंग करते हैं तो रन्स नहीं होते आपसे लंबे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट में टेक्निक में। थोड़ा सा अगर आप डिफेंसिव रहेंगे, बैट को फ्लो में लेके खेलेंगे तो लंबे रन होंगे। और वही मिसाल मैंने बाबर आजम की दे दी, एनी काइंड ऑफ यंगस्टर्स जो होता है वो एक ही फ्लो में खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होती है बैट्समैनों को। अच्छा हसन भाई, पाकिस्तान में बहुत यूनिक टैलेंट आया, यू आर वन ऑफ देम। 14 साल की उम्र में आपने डेब्यू किया, फिर आसिफ थे, आमिर थे, सलमान बट थे। मतलब सलमान बट का तो इस तरह लग रहा था कि अगले 10 साल ये पक्के कप्तान हैं। फिर एक वाकया हुआ और मैं आज भी कहता हूँ कि वो ट्रैप हुए बाकायदा। आपके साथ भी एक ऐसा वाकया हुआ और वो क्या था? और बाकायदा ट्रैप किया जाता है क्रिकेटर को और इंसान को समझ ही नहीं होती और बाद में आके उसको समझ आती है यार कि ये तो ट्रैप था। बिल्कुल, देखें अब पाकिस्तान के लिए हमने खेला और अंडर 15 वर्ल्ड कप से जब हमारा सिलसिला शुरू हुआ कैरियर का, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान से खेलने के लिए एक लेवल लगा होता है और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए आप खेल रहे होते हो। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके जहन में ये रहता है कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, परफॉर्म करना है, लंबा खेलना है, जितने से ज़्यादा मुझे मैचेस मिलें और जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग है वो बढ़ती है और मैं पाकिस्तान के लिए ऐसी मुसलसल खेलता रहूँ। अल जज़ीरा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और मैं दुबई में भी मूव हो गया, जाके वहाँ भी क्रिकेट खेल रहा था और वहाँ पर जाके मुझे ट्रैप किया गया कि हम एक टूर्नामेंट इवेंट करवा रहे हैं। तो उसमें मुझे बिठाया गया बाकायदा, उसमें और भी अगर वीडियो में आप देखेंगे, ये दुनिया देखती है, तो उसमें वीडियो में 2-3 और भी लोग बैठे मेरे इर्द गिर्द और उनको ब्लर किया गया है और मुझे मेंशन किया गया डाल के सामने और फिर वो हाईलाइट किया गया। उसके बाद फिर मैं ICL में गया इंडिया में, तो वहाँ से एक प्लेयर रॉबिन मॉरिस, वो बॉम्बे चैंप से ICL में खेल रहा था, वहाँ से स्पेशली उनको बुला के मेरे साथ ट्रैप करके डाला गया कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए ताकि वो कॉम्बिनेशन बनेगा तो जब ही स्टोरी हिट होगी। एग्जैक्टली। तो वो स्टोरी ऐसी हिट हुई कि डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें जो ब्लेम डाला गया मेरे पे कि मैं कोई मैच फिक्सिंग कर रहा हूँ और ये चीज़ें कर रहा हूँ, मगर अल्लाह का शुक्र है उसमें PCB से भी मेरी गुफ्तगू हुई थी जब मैं ये केस हुआ था और उसके बाद मैं गया भी, उनसे मैंने डिस्कस भी करी जाके, इसमें कोई मेरा ऐसा मैटर नहीं था, कोई भी क्लियर हो गया, मैं अल्लाह का शुक्र है। मगर ये है कि फिर भी PCB से दरख्वास्त करता हूँ कि अभी क्रिकेट में सर्व कर रहे हैं, अपनी अकेडमी चला रहे हैं और क्रिकेट में दीगर काम करते रहते हैं, तो PCB अगर जहाँ पर और टेस्ट प्लेयर को रखा है तो मजीद हमने क्या कसूर किया है कि हमें चांस ना मिले। हम लोग जो है क्रिकेट में ही हैं और ऑलमोस्ट 30 साल हो गए क्रिकेट में, अपनी जो जितनी भी एक्सपर्टीज़ है क्रिकेट में वो डिलीवर कर रहे हैं यंग बच्चों के लिए। तो PCB को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जो प्लेयर्स, मेरे साथ भी जो पीछे प्लेयर खेले में, उनका भी ख्याल करें और उनको उस ओहदों पे उन जगह पे लगाएं जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ नहीं आने वाली जनरेशन है, उनको वो डिलीवर करें क्रिकेट में, स्टैट्स में, चीज़ों में, और भरपूर मौका दें उनको आगे। ठीक हो गया। हसन रजा के साथ डिस्कशन। एक सवाल तो लाजमी मैंने करना है कि ये जो खिलाड़ी ट्रैप होते हैं और इनके पीछे क्या कोई इंडियन लॉबी होती है, क्या होता है? इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हसन रजा के साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी था। हम पूछ रहे थे ये एक जगह पे ट्रैप हुए थे और बुकिस की तरफ से ट्रैप हुए थे। सर, जितनी ज़्यादा क्रिकेट इंडिया में है और मैं समझता हूँ कि इंडिया में उतने ज़्यादा बुकिस भी हैं और बाकायदा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रैप करने के लिए हमें ताने बाने इंडिया से ही मिल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, सोशल मीडिया आ गया है और एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले तो प्लेयर्स का होता था कि यार चलो खेल रहे हैं, खेलते थे, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी, एक पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कंट्री के लिए खेल रहे हैं। लीग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, डिफरेंट वेन्यू पे जो है आपकी क्रिकेट हो रही होती है, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया बहुत ज़्यादा और जिस तरह पैसा बहुत ज़्यादा आ गया क्रिकेट में अब, तो ज़्यादा बात है प्लेयर्स होते हैं जिनको डिमांड, जिनकी ज़्यादा कुछ चाहते हैं करना, शॉर्ट पीरियड में कुछ शॉर्ट नोटिस पे कुछ चीज़ें चाहते हैं कि उनके लिए ट्रैप हो जाते हैं कुछ प्लेयर्स। मगर ये है कि गैम्बलिंग चल रही है और गैम्बलिंग जो है पूरी दुनिया में हर जगह हो रही होती है, मगर ये है कि एक्शन लेना चाहिए। ताने बाने इसके इंडिया से मिलते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल इंडिया से मिलते हैं और क्योंकि सेलिब्रिटीज़ देखें हम इंडिया के अगर, तो उसमें भी पहले इन्वॉल्वमेंट रही है बहुत ज़्यादा, जितनी सारी लीगें हुई हैं,
मगर डिपेंड करता है कि बोर्ड किस तरह से संभालता है आपके प्लेयर्स को। हमारा डिपेंड करता है कि हमने तो पाकिस्तान सईद के अजमल बोर्ड को ज़ाया कर दिया थोड़ा सा, अगर उसके ऊपर भी हम प्रेशराइज करते तो उसका वो एक्शन भी इसी एक्शन से तो कई बॉलर्स करवाते रहे सारी जी जिंदगी। जी बिल्कुल। और आईसीसी में जब जाते हैं वहाँ पर तो बोर्ड का एक जो है वो मेंबर हमारा होना चाहिए, ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए, चेयरमैन जैसे होते हैं, वो डिस्कस करें और लूप में रखें प्लेयर्स को, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या मिस्टेक्स हुई हैं पास में। हमारे प्लेयर के साथ भी हुई हैं पीछे, मेरे ख्याल में 2-3 प्लेयर्स थे, इरफान के साथ भी हुई थी, इसके बाद 6-6 महीने के सस्पेंड हुए थे कुछ प्लेयर पीसीबी के भी, और उनको प्रॉब्लम हुई थी। मगर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि प्लेयर्स को किस तरह से लूप में रखना, और पाकिस्तान क्रिकेट ICC बोर्ड को ये किस भी तरह सोचना चाहिए कि आप जैसे लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए, ऑनलाइन कोचेज और ऑनलाइन सिलेक्टर्स ये क्या करेंगे? आजकल ऑनलाइन कोचेज, सिलेक्टर्स और इतने सारे हो गए हैं, क्योंकि मैंने बताया 300 से ज्यादा जो है टेस्ट प्लेयर, नेशनल प्लेयर हैं पाकिस्तान के। हम लोगों ने 30 साल जो है ऑलमोस्ट क्रिकेट में गुजार दिए हैं, अभी भी अपनी अकेडमी रन कर रहे हैं और क्लबों के मैचेस में जाते हैं। कोई बच्चा अच्छा होता है उसको प्रमोट करते हैं, डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं ग्रास रूट लेवल पे, वहाँ उन बच्चों को देखते हैं, तारीफें करते हैं, बताते हैं कि इनको आगे मौका दें, आगे चांस दें। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाइकिंग डिसलाइकिंग कब तक चलती रहेगी। अच्छा, ये जो आपने तमाम तर वाकया हुआ था, नुकसान आपको बड़ा हुआ था, आप यूएई की जानिब से मेरे ख्याल है एज ए प्लेयर खेलना चाहते थे नेशनल टीम की जानिब से, और वो भी सारा क्लियर हो गया, फिर पीसीबी ने भी क्लीन चिट दे दी। जी बिल्कुल। और मैं कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर जो है 6 महीने जो है रहना पड़ता है लाजमी, तो मैं इससे के लिए 3 साल जो है वहाँ पर रहा दुबई में भी, और वहाँ की लोकल क्रिकेट खेलता रहा। बुखाती लीग जैसी लीग होती है, उसमें 2 दफ़ा मैं टॉप बैट्समैन भी रहा वहाँ बुखाती लीग में 50 ओवर्स गेम में। तो ड्रीम्स कम ट्रू मेरे लिए सामने आ रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मुआवजे तक पहुँच रहा था। मगर अगेन ट्रैप यही होता है कि बिहाइंड द सीन आपको पता नहीं होता कि बैक पे क्या आपकी चीज़ चल रही है, तो उसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। मेरा ख्याल आप तो इजीली आप नेशनल टीम में भी चले जाते, और आज ILT भी आप ही करवा रहे होते, और अबू धाबी T10 भी आप ही करवा रहे होते। लोकल टूर्नामेंट तो बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं वो तो फर्स्ट क्लास में भी पाकिस्तान में 2-3 मैच खेल के तो वहाँ पे चले गए। बिल्कुल 2 से 4 लीग अगर आप देखें तो सारी जो है ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, सारी क्रिकेट वहाँ पर हो रही है, लड़के खेल रहे होते हैं वहाँ जाके। मगर ये है कि क्रिकेट ग्रास रूट लेवल पे बहुत खेली मैंने वहाँ पर, डोमेस्टिक बहुत खेली काफ़ी। और मगर अगेन वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है इसको हैंडल करे। और ना सिर्फ मेरा ही एक क्रिकेट करियर है, मेरे और भी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में यहाँ पर है, जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अमेरिका में अगर आप देखें वहाँ क्रिकेट हो गई, वहाँ प्लेयर्स चले गए हमारे। समी असलम जैसे बैट्समैन थे, ओपनिंग बैट्समैन, वो आज अमेरिका चले गए, वहाँ खेल रहे हैं। नजफ शाह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो वहाँ चले गए। इतनी सारी फहरिस्त है। तो जब अपने मुल्क में सारी चीज़ें हैं, अपने मुल्क में टैलेंट है, अपने मुल्क से आपने 250-300 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, तो दूसरे मुल्क में जाने की क्या ज़रूरत है आपको। मगर उस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या रोल अदा कर रहा है अपकमिंग प्लेयर्स के साथ, अपकमिंग कोचेज जो आ रहे हैं, टेस्ट प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, उनको प्रमोट करें, उनको मौका दें और उनको लूप में रख के जो हमारी नई जनरेशन आने वाली है उनसे कुछ स्टैट्स लें और उनको डिलीवर करवाएं कुछ। बिल्कुल। अच्छा हसन भाई, एशिया कप के हवाले से अब बात कर लेते हैं। जुबान ज़द-ए-आम है ये मामला, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी थी, फिर सुना कि 4 मैच पाकिस्तान में होंगे, बाकी मैच किसी और वेन्यू पे होंगे, और अब इंडिया की हरदर्मी की वजह से लग ही रहा है कि एशिया कप या तो होगा नहीं, और अगर होगा तो पाकिस्तान के बगैर होगा। आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, ये तो चेयरमैन नदीम शेट्टी साहब अभी सोच रहे हैं और सोच विचार चल रही है, ICC के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। मगर एंड ऑफ द डे जो है पैसा ही देखा जा रहा है इस क्रिकेट में। अगर देखें कैरी पैकर में एक दफ़ा पैसा आया था, उसके बाद चले गए थे। उसके बाद फिर हमारी ICL हुई थी इंडियंस, वहाँ प्लेयर्स 28 प्लेयर पाकिस्तान के गए थे ICL में जाके खेले थे लाहौर बादशाह की टीम से। और आज यही है कि IPL हो रही है और इतनी बड़ी लीग हो रही है, जैसे PSL भी बड़ी लीग होती है हमारी पाकिस्तान की, मगर पैसा जो है वो इंडिया के पास है। जितना रेवेन्यू, जितने स्टैट्स पिछले 2 हफ्ते में निकल रहे हैं, वो आपको पता है रेवेन्यू कितना इंडिया के पास जा रहा है। काउंटिंग सबने कर ली हुई है कि पाकिस्तान को कितना बजट मिलेगा, PCB को, इंडिया को कितना मिलेगा एशिया कप कराने से और पाकिस्तान टीम में ना होने से। तो अगर इसमें देखें, एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट होगी कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो बड़ा एक सेटबैक होगा, मगर ये कि सपोर्ट करनी चाहिए दूसरी कंट्रियों को। अफगानिस्तान है, श्रीलंका है और दिगर, ये मिलके सपोर्ट कर सकती हैं आपस में। श्रीलंका में देखेंगे, वो सारे इंडिया की जोड़ी में बैठे हुए, वो इंडिया बिल्कुल वही है, इंडिया के इसमें बैठे हैं। मगर फिर भी अगेन ICC ने खुद एक अभी जो है एग्जाम्पल दिया था कि वो इंडिया से पूछेंगे मुशावरत करके वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, और ये भी देखना हसन भाई कि अब हमें 4 महीने हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप तो खेलना ही खेलना है, बाय हुक और बाय क्रूक। हमने इंडिया जाना है या फिर बांग्लादेश जाना है, कहीं ना कहीं जाके खेलना है। इतने लंबे अरसे तक क्रिकेट भी नहीं होगी, तो थोड़ा सा PCB को भी स्टांस चेंज करना चाहिए कि कम से कम एज ए प्रैक्टिस माइंडसेट के साथ भी आप एशिया कप कहीं भी खेल सकते हैं। एशिया कप तो कहीं भी खेल सकते हैं बिल्कुल, मगर वही इंडिया की बात आई ना, जिस तरह से बताया कि वो ICC से मुशावरत भी कर रहे हैं, उनके डिसीजन से चल रहा है सारा कुछ। थ्रू आउट जो है वो ICC डिसीजन नहीं ले रहा, इंडियन भारत क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेगा, फिर जाके ये चीजें होंगी। तो वो भारत क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि ICC जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज तो देखें, अगर ये चीज़ें होनी चाहिए अब, और हम पास में अगर देखें
तो हमने इंडिया में काफ़ी सीरीज़ें खेली हैं, पाकिस्तान टीम में आपके 97 ज़माने में तो बहुत खेलते थे। उस ज़माने में हमने काफ़ी सीरीज़ होम खेली, शेयरहाम कप होता था इंडिया में, हैदराबाद में हमने मैचेस खेले, साइड मैचेस इंडिया की टीम से खेले काफ़ी। चेन्नई में मुझे याद है कि सईद अनवर ने 194 सईद भाई ने जब किया था चेन्नई में, वहाँ पर वो क्राउड आया, शोबिस के सितारे जितने भी आर्टिस्ट थे और पाकिस्तानी एक्टर्स और हमारे लोग थे, सारे वो एक ही होटल में रहते थे और वहाँ पर जाके सारे खेलते भी थे और एंटरटेनमेंट भी रहती थी। और इसी तरह से दोनों तरफ से स्पॉन्सरशिप जो है वो स्ट्रांग होती थी। तो आज भी कोई दोहराया नहीं है कि अगर भारत क्रिकेट बोर्ड जो है ये थोड़ी सी अपनी जो क्या कहते हैं कि वो अड़ीबाजी जो है थोड़ी सी कम कर दे तो शायद ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, आगे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती हैं। सेठी साहब का एक और स्टांस है कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते तो फिर हमें वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपने मैचेस किसी और जगह पे खेलने चाहिए। बहुत सारे हमारे पास आते रहते हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब तो कहते हैं ये ठीक है, आलिया रशीद के मुताबिक ये प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे लोगों से हमने इस पर राय ली, तो आपकी क्या राय है कि हम इंडिया में जाके हमें खेलना चाहिए या फिर हमें किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाके हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है हमें खेलना चाहिए। और वेन्यू जो है आपके पास है, आपका होम सीरीज एक दफ़ा दुबई में रही है, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी तो आपकी होम सीरीज दुबई में होती थी, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आप खेले, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, अबू धाबी में खेले, शारजा में खेले। तो अब तो ग्राउंड इतने सारे मेंटेन हो गए हैं और कतर में जैसे क्रिकेट स्टेडियम भी बन गया, वहाँ पर भी फुटबॉल वर्ल्ड कप जब वहाँ पर हो गया है तो वेन्यू में क्रिकेट भी आ सकती है खेलने के लिए। मगर ये है कि मेरे ख्याल में जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए और पाकिस्तान इंडिया नहीं जाना चाहिए। इंडिया नहीं जाना चाहिए। क्या आप ये नहीं कहते कि हमें इंडिया जाके उनको घर में घुस के मार के आना चाहिए वापस? वो डरे हुए वैसे ही, वो तो बहुत डरे हुए होते हैं और थोड़ा सा ज़रा बैकफुट पे रहना चाहते हैं वो, इसलिए क्योंकि हमारा सिर्फ एज ए क्रिकेट में स्पोर्ट्स में खेलना नहीं है, जहाँ सिर्फ बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं हमारे वो बड़े एग्रेसिव हैं। और जो जितने भी मुसलमान लोग और जितने भी लोग हैं ऑडियंस हैदराबाद में, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हमसे ज़्यादा एग्रेसिव है वहाँ पर। अच्छा, ये हमने वहाँ देखा हुआ है वहाँ पर। ये वैसे आप इंडियन माइंडसेट को भी जानते होंगे, इंडिया के खिलाफ आप खेले भी हैं, बहुत सारे टूर भी किया आपने, कि इंडिया के ये तो नहीं देख रहा कि हमारी जो ओडीआई की टीम है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। आप ओडीआई में नंबर 2 भी हैं, बाबर आजम को देख लें, रिजवान को देख लें, इवन फ़खर को देख लें, टॉप 5 में आपके 3 बैटर्स हैं। इफ्तिखार नीचे आके अच्छा खेलते हैं, फिर बॉलिंग आप देख लें। तो कहीं इंडिया ये तो नहीं चाहता कि हम एशिया कप भी ना खेलें और वर्ल्ड कप भी ना खेलें? वैसे भी हमने पिछले 4 साल के स्पेम पे 28 मैच खेले। नेवर नो, बिल्कुल बड़ा वो डीपली सोचते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने बताया कि वो डिफेंसिव रहते हैं, हम लोग एग्रेसिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एग्रेशन जो है वो जिस तरह से रिजवान खेल रहे हैं, हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये भी एक डर रहता है और वर्ल्ड कप में, क्योंकि एक पॉइंट सिस्टम होता है आपका थ्रू आउट द ईयर कि अब जब आप लीगें खेल रहे होते हैं, जब आप जो आपस में मैचेस सीरीज खेलते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मगर जब वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं वो भी एक पॉइंट्स होते हैं आपके, उसके इवेंट के लिए दुनिया इंतजार कर रही होती है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर मेरा मानना यही होगा कि अगर खेलें वेन्यू पे, दुबई में खेल सकते हैं, बांग्लादेश में खेल सकते हैं, श्रीलंका में खेल सकते हैं आप। पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा बीच में तो मज़ा नहीं है वर्ल्ड कप में। हाँ, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, मज़ा नहीं। अच्छा असल भी अब थोड़ा सा पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। बाबर आजम पे तनकीद होती रहती है कि ये कप्तान अच्छे नहीं हैं, ये स्ट्राइक रेट इनका अच्छा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट मैं उन पे ओडीआई और T20 पे तो तनकीद नहीं करता, टेस्ट पे करता हूँ। लेकिन आपको ये तनकीद क्यों कुछ जचती है? आप कहते हैं कि ठीक है या नहीं, वो वर्ल्ड क्लास का प्लेयर है, उसको कप्तान होना चाहिए? देखिए, तनकीद जो है ना मिसबा भी हो रही थी जब हम खेल रहे होते थे ना, कहते हैं टुक टुक खेलता है। जमान भाई पे भी अक्सर होती थी कि बहुत स्लो खेलते हैं। मोहम्मद यूसुफ भाई जब आए थे वो भी रन आउट हो चुके हैं बहुत दफ़ा कि रनिंग बिटवीन भी ठीक नहीं है इनकी। और मोहम्मद यूसुफ भी जो है उस टाइम पे वनडे में अगर याद होगा शारजा में, तो मेरे ख्याल में 71 बॉलें खेल के वो भी 30-29 रन करते थे उस टाइम पे। ऐसे ही तो ये प्लेयर पे चीज़ें चलती रहती हैं और प्लेयर को खुद पता होता है अपनी कैपेसिटी का कि कहाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ और किस तरह से खेलते रहूँगा। T20 में ये है कि बाबर आजम एक टेक्निकल प्लेयर है और लंबे स्लॉगर्स नहीं है, वो टेक्निकल प्लेयर है। 50 ओवर्स के टेस्ट मैच के तो 100% मैं कहूँगा कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। T20 में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को मनवाया हुआ है, जिसकी वजह से टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं। वो भी शायद ऊपर आने की वजह से। अगर वो ऊपर खेल रहे हैं तो वो बेस्ट खेल रहे हैं, अगर नीचे आएंगे तो नीचे नहीं खेला जाएगा उनसे। जिस तरह से आप शान मसूद को खिला रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है ना। शान मसूद अगर ओपनर हैं तो वो ओपनर ही खेलते थे। आज देखें वो हर नंबर पे खेल गए। अभी काउंटी के मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पर खेल रहे हैं, 5 नंबर पर वो बैटिंग कर रहे हैं। तो देखें प्लेयर का जो शुरू से स्टार्ट होता है वो उसको पता होता है कि किस तरह से मैंने किस फॉर्मेट में खेलना है। तो हमने मिडिल ऑर्डर में भी खिला दिया प्लेयर को और फिर सफल करते रहे प्लेयर्स को, तो ये मुश्किल हो जाता है। और बाबर आजम जो हैं और रिजवान बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का, एज ए बैटिंग में भी और एज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी। अगर आप देखें तो वो टीम को लेकर चल रहे होते हैं साथ में, क्योंकि टॉप ऑर्डर जब आपका अच्छा रहेगा तो मिडिल ऑर्डर जो है और लो ऑर्डर वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक हो गया। और हसन भाई ये बताइएगा कि टीम हमारी कुछ करेगी वर्ल्ड कप में? बिल्कुल, अभी कॉम्बिनेशन तो अच्छा बना हुआ है। जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी सारे लड़के बिजी हैं, काउंट्रीज में खेल रहे हैं दुनिया में जाके। लेकिन शाहीन की फॉर्म खराब चल रही है। मगर वापस इंजरी, ज़्यादा बात है इंजरी होती है तो कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वो नज़र नहीं आ रही जिस तरह से शुरू में नज़र आती थी। मगर स्टिल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फ्रेंचाइज में भी खेल रहे हैं आप,
T20 भी खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो आने वाली स्लॉट है पाकिस्तान में, अभी उनको इम्प्रूव करना चाहिए फास्ट बॉलर को जो आ रहे हैं। और हारिस पे अपने शाहीन को एज ए बैटर अगर आप खेलना चाहें तो आप अब तो मेरे ख्याल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल भी हो चुके हैं। पेस उनका गिर चुका है, 140-45 पहले था, वो अब गिर चुका है 130-35 पे करवा रहे हैं। डिलीवरी एक ही है इन स्विंगर। तो शाहीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे? अगर शाहीन ने इसी पेस के साथ बॉलिंग करनी है तो कम से कम 2-3 डिलीवरीज और तो सीखनी होंगी उसको। नहीं, और तो इस टाइम पे तो क्या सीखेंगे यार। 22 साल का है, टॉप लेवल 22 साल के हैं, मगर जितनी क्रिकेट उनसे बॉलिंग करवा दी गई ना, वो 22 साल से ज्यादा करवा खत्म हो चुके हैं। हाँ, वो बहुत ज्यादा, वो खत्म नहीं हुए हैं, मगर ये है कि फास्ट बॉलर सीखने वाली उम्र खत्म हो चुकी है। हाँ, वो फास्ट बॉलर की जरा कम लाइफ होती है। और उसको थोड़ा सा वसीम भाई की मिसाल अगर दें, स्विंग के सुल्तान थे, तो जब मैं स्लिप में भी खड़ा होता था, वकार यूनुस भाई ये लोग बॉल करते थे, तो ये 6 की 6 बॉलें फास्ट नहीं करते थे, ये बैट्समैन को डोमिनेट करते थे, बैट निकलवा के इजी टीज करके भी एक बम्पस्टर मार दिए, उसका फ्रंट फुट बैक फुट देखते थे कि वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है या बैक फुट पे खेल रहा है। तो यही क्वालिटी होनी चाहिए आपको। अगर शाहीन शाह का इंस्टिंक्ट वाला अंदर बॉल है, वो आपने के राहुल को अगर आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट किया है, वो बॉल को, वो नया बॉल ही होता है आपका। उसके बाद आप बाहर करना शुरू कर दें। अगर 6 की 6 बॉलों पर आप स्टैंड पे अपनी लगाते रहेंगे जोर, तो बैक में इंजरी हो सकती है आपकी और मसल्स में होती है। तो फास्ट बॉलर की लाइफ थोड़ी सी कम होती है और वो जरा हल्का जोर लगा के अब एज ए बैट्समैन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी। तो वो बड़ा अच्छा साइन है, वो आपको एज मिल जाएगा, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर अभी तक स्ट्रांग नहीं है पाकिस्तान टीम में। आप इफ्तिखार पे इंतजार कर रहे होते हैं बीच में। Exactly. तो अच्छा। शाहीन शाह पे भी और नसीम शाह पे भी, सॉरी, कि वो छक्के मार नसीम इज अ देगा गुड बॉलर एज फार एज ओडीआई। मगर बैटिंग में अगर आप देखें तो 50 ओवर्स जो है पूरा पाकिस्तान ही खेलता है। हाँ, वहाँ प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये बताएं हसन भाई कि आखिर में पूछूंगा कि हसन रजा आजकल कर क्या रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं लाइफ में? एक्टिविटीज जो है आजकल, गर्मी काफी हुई है पाकिस्तान में, तो मौसम चल रहा है सही है, और अकेडमी चल रही है अपनी, समर कैंप लगा हुआ है। अकेडमी आपकी कहाँ पे? नेवल एनकरेज में अकेडमी है, और यहाँ पर समर कैंप भी लगा हुआ है। बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं क्रिकेट को। ग्रास रूट लेवल पे खुद भी मैचेस खेल रहे हैं उनके साथ। वेटरन्स क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, वेटरन्स भी चल रही है, 40 प्लस के हो चुके हैं। आपने जैसे तरह जिक्र किया प्रोग्राम में कि 14 साल में आए थे, 14 साल में कैरियर जो है वो गुजर चुका है, 40 से अब ऊपर जाने का कैरियर शुरू हो गया है। सही है। और 17 साल के बेटे भी हैं बच्चे, वो भी खेल रहे हैं अंडर 19 लेवल पे भी। और दीगर जितने ही बच्चे हमारे खेल रहे होते हैं उनको मोटिवेशन देता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने बड़ों का जो है एहतराम करें और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए आप खेलें। और जब जहाँ क्लब लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे खेल रहे होते हैं कि अपना एक मकाम बनाएं लाइफ में और अपना टारगेट सेट करें, तो यही मसरूफियात हैं बच्चों के साथ। थैंक यू वेरी मच हसन भाई, आपने ज्वाइन किया हमें और एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे और है डिफेंस सीखना है, बैटिंग सीखनी है, बैटिंग सीखनी है, तो उससे यही गुजारिश है कि आखिर में मुझे पता चला कि हसन भाई अब इस्लामाबाद में 6-7 साल से हैं और ये एकेडमी भी चला रहे हैं। तो आप में से कोई भी यंगस्टर अगर इनसे गुर सीखना चाहता है कि किस तरह वो 14 साल की उम्र में डेब्यू करे, वो हसन भाई के पास ज़रूर जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।